सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जवाब तो हमारे एमओएस किशन रेड्डी जी देंगे, मगर चर्चा में कुछ चीज़ें आई हैं, मुझे लगता है कि उसको मेरे स्तर पर स्पष्ट करना, साफ करना जरूरी है, सदन के सदस्यों के लिए भी और आपके माध्यम से देश की जनता के लिए भी। सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका मिसयूज होगा, ये होगा, वो होगा। कुछ धर्म के भी नाम दिए गए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम दिए गए। मैं सबसे पहले सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की इस कानून को मिसयूज करने की ना कोई इच्छा है, ना मनसा है, ना हम कभी होने देंगे। ये कानून का शुद्ध रूप से उपयोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा। मगर उसको खत्म करते वक्त हम ये भी नहीं देखेंगे कि ये किस धर्म के व्यक्ति ने किया है। ये दोनों चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जो कोई भी इसके दायरे में आएगा, जो कोई भी इसकी कानून की जद में गुनाह करेगा, उसको नसीहत करने का काम ये कानून करेगा। ये मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। दूसरी बात, काफी सारे सदस्यों ने कहा पोटा को रिपील करना पड़ा, टाडा को रिपील करना पड़ा क्योंकि इसको मिसयूज हुआ था। मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं साहब, पोटा को मिसयूज के लिए रिपील नहीं किया गया था, पोटा को वोट बैंक बचाने के लिए रिपील किया गया। कोई मिसयूज नहीं हुआ पोटा का, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पोटा एक कानून था जो देश को आतंकवाद से बचाता था। पोटा एक कानून था जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करता था। पोटा एक कानून था आतंकवादियों के जहन के अंदर भय पैदा करता था, और जो करते थे उनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाता था, फांसी के तख्ते पर चढ़ाता था। वो कानून को 2004 में यूपीए की सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव में रिपील किया। मैं मानता हूं अध्यक्ष जी कि एक राजनीतिक कदम था, हमें कोई आपत्ति नहीं, राजनीतिक कदम उठाइए, परंतु संसद के सदन का उपयोग तो राजनीति के लिए न करिए। आप ऐसा कहेंगे कि पोटा का मिसयूज हुआ था और जो पकड़े गए इसके धर्म के कितने थे ऐसे गए। ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों पर कार्रवाई होती। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई रिकॉर्ड मिल जाएगा। जब हमने नहीं करा। मैं कांग्रेस के सदन नेता को कहना चाहता हूं कि हमने रिपील नहीं किया था, वो एक्सप्लेनेशन ही पॉलिटिकल था। यहां सदन के साहब जब ये बोल रहे थे हम इस तरह की बहस नहीं करें। आपका रक्षण चाहिए अध्यक्ष। माननीय आप गृह मंत्री जी सक्षम है। माननीय सदस्य आपको माननीय सदस्य एक मिनट सुनिए। एक मिनट बोले सर, एक मिनट सुनिए। एक मिनट when entire discussion was held, there was absolutely no interruption from this side. Now it is your turn. Please listen to him. Honorable Home Minister is replying. See, with rapt attention, you are trying to disturb. It is unfair, I am telling you. I am only appealing to you. This is a very important enactment we are bringing. Kindly listen very patiently, and if you have got any clarification, you will have ample of opportunity for that. No, please listen. I appeal to you. I appeal to you not to disturb. Please, माननीय सदस्य, please, एक मिनट, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्यगण, मैंने पूर्व में भी स्पष्ट किया था और पूर्व में भी व्यवस्था न होने के बाद भी जब कश्मीर की चर्चा हो रही थी तो माननीय अध्यक्ष जी के बाद मैंने आपका क्लियरिफिकेशन कराया था। व्यवस्था नहीं होने के बाद मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका देता हूं सदन के अंदर, और सरकार से भी ये अपेक्षा करता हूं कि हर सदन का क्लियरिफिकेशन सरकार करे। इसलिए जब माननीय गृह मंत्री जी बात रखते हैं तो कोई माननीय सदस्य कोई बात क्लियरिफिकेशन करना है तो आप मुझे टेबल ऑफिस पर कागज भेजना, मैं निश्चित रूप से आवश्यकता होगी, विषय ऐसा होगा तो निश्चित रूप से सरकार से क्लियरिफिकेशन कराऊंगा। माननीय और माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने कहा उसके समर्थन में मैं कुछ और कहना चाहता हूँ कि पोटा को रिपील करना उचित कदम नहीं था, ऐसा मेरा आज भी मानना है।
और न केवल मेरा, ढेर सारे सुरक्षा एजेंसियों के अंदर सालों तक सर्विस करने वालों अफसरों का मानना है कि पोटा को रिपील करना ठीक नहीं था। इसका परिणाम क्या हुआ? 2004 से 2008 तक देश में आतंकवाद इतना बड़ा कि जिस एनआईए को आज हम और ताकत देने जा रहे हैं वो यूपीए सरकार को ही लेकर आनी पड़ी। देश के अंदर स्थिति कब्जे में काबू में नहीं रही। जब मुंबई के अंदर बम ब्लास्ट हुए, घंटों तक आतंकवादी अपना तांडव दिखाते रहे, तब जाकर एनआईए लाने का फैसला हुआ। और पोटा अगर न निकालते तो देश के अंदर वो आतंकवाद की स्थिति नहीं होनी थी, शायद मुंबई ब्लास्ट भी न होता। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम कोई भी अवेयरमेंट करते, कोई भी कमेंट करते, तो देश की जनता इस सदन के बारे में क्या सोचती है, सदन के सदस्यों के बारे में क्या सोचती है, सदन एज अ होल क्या इंप्रेशन दुनिया में बन रहा है, देश की जनता के मन में क्या संदेश दे रहे हैं, इसको सोच कर बोलना चाहिए। कोरी पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। यहाँ ओवैसी साहब ने कहा मुसलमानों पर कार्यवाही होती है, हिंदुओं पर नहीं होती। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है कि जब तमिल ऑर्गेनाइजेशन भी टेररिज्म करते थे तब भी कसकर कार्यवाही होती थी। किसी ने किसी का धर्म नहीं देखा है, ना देखना चाहिए। मगर जब हम यहाँ खड़े होकर इतने गंभीर मसले पर अपनी तकरीर देते हैं, अपना भाषण देते हैं, तो हमने ये भी सोचना चाहिए कि इसके दूरगामी असर होते हैं। इससे टेररिस्टों का भी मॉडल बढ़ता है। टेररिस्टों को काबू में रखने के लिए कि एजेंसी के और ताकत देने की बात हो और सदन की एकमत न हो, तो इससे आतंकवाद फैलाने वालों का मनोबल बढ़ता है। मेरा सभी दलों के लोगों को एक अपील भी है कि ये कानून देश के टेररिज्म को टैकल करने के लिए हमारी एजेंसियों को ताकत देनी। कल को कोई हमारे दूतावास को उड़ा देगा, कैसे एनआईए तपास करेगी, जांच कैसे करेगी? माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न खड़े हुए हैं। लंका में हमारे लोग मारे गए, बांग्लादेश में हमारे लोग मारे गए। हमारी एजेंसी के पास कानूनी अधिकार नहीं है वहां जाकर जांच करने का, वो कानूनी अधिकार देने का लेकर आए। इस पर टिप्पणी करने की जगह अगर पुराने खाके और पुराने हिसाब निकालना है तो एक समय मांग लीजिए अध्यक्ष जी को, मैं भी तैयार हूं चर्चा करने के लिए और मन खोल कर चर्चा। मगर एनआईए को जहां तक हमने ताकत देने का सवाल है, ये सदन एकमत रहे, एकजुट रहे। ये देश की जनता को संदेश देने के लिए भी जरूरी है, दुनिया को संदेश देने के लिए भी जरूरी है, और सबसे ज्यादा आतंकवादियों को संदेश देने के लिए जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, फारूक साहब ने एक मसला उठाया जम्मू कश्मीर का। उनकी पार्टी के एक मेंबर, रिटायर्ड जज साहब थे, वो एक किसी के घर पर गए थे, वहाँ फायरिंग हुई है और एक सिक्योरिटी पर्सनल इसमें थोड़ा उसको लगा भी है। मैं इस बात की आपकी कंसर्न की नोट लेता हूँ फारूक साहब। तंत्र इसके पीछे पड़ा है और मुझे भरोसा है कि इस पर हम जल्द ही इसके मूल तक पहुँचेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई। धन्यवाद। माननीय गृह राज्य मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सभी पार्टियां इसमें भाग लिया है। मैं सबसे पहले सभी सांसद महानुभावों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, हमारा सरकार आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद से देश को बचाने के लिए ये एक्ट ला रहे हैं। इसमें संसद का जिम्मेदारी भी बनता है, सरकार का भी जिम्मेदारी बनता है, इसलिए हम इस एक्ट ला रहे हैं। मनीष तिवारी जी, आदरणीय सांसद जी, सिविल लिबर्टी के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, फ्री एंड फेयर प्रोसिक्यूशन के बारे में बता रहे। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। अभी हमारा आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने आपके सामने बताए, हम फेडरल सिस्टम के कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपके द्वारा संसद को, जो स्टेट के जितने भी पुलिस की एजेंसीज है, हमारा एन आई एजेंसीज है, पूरे मिलजुल के काम कर रहे हैं। कोई इसमें भेदभाव नहीं है। जो स्टेट टीम्स है, सेंट्रल टीम्स, अभी उसके लिए एक हमारा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है
there exists well-established interagency intelligence dissemination platform for terrorism-related threats, intelligence inputs, multi-agency center. MEAC, multi-agent center, has been strengthened and reorganized and unable to function 24/7 basis with real-time correlation of sharing intelligence with intelligence agencies of state, which ensures the information between state and central agencies, subsidiary multi-agency system, mostly the state capitals and connected MEAC. ये स्टेट और सेंटर के साथ हमारे NIC लगातार तालमेल से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट का कोई हम दखल नहीं देंगे। जो स्टेट का पुलिस के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टेररिज्म के विषय पर मिलजुल के काम करेंगे, अपना संसद को बैठ के स्टेट को सेंटर के भेदभाव के बात नहीं करना चाहिए, हमारा इच्छा है। और अध्यक्ष जी, अभी इंटरनेशनल के बारे में आपको क्या अधिकार है, कैसा आप विदेश में जाके करेंगे? कुछ संसद में बोले पाकिस्तान में कैसा करेंगे, पाकिस्तान के साथ कैसा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्या किया है? पुलवामा के बाद, पठानकोट के बाद पाकिस्तान को बता चुके हैं कैसा इन्वेस्टिगेशन होता है। हमारा नरेंद्र मोदी सरकार कैसा इन्वेस्टिगेशन करते हैं पाकिस्तान के साथ हम बता चुके हैं। मगर दूसरा देश की बात करूं, हमारा देश के साथ सार्क कन्वेंशन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 1993 provides for extraterritorial jurisdiction for investigation of terrorism offences. This act is amended in the schedule of the NIA Act. जो आप एक्ट बनाए हैं कांग्रेस सरकार ने, जब भी इस सार्क के अंदर, सार्क के साथ इस विषय पर जोड़ा है, विदेश में भी जाके करने का मगर एक्टिविटी नहीं थे, अभी हम करना चाहते हैं। इसलिए ये जो सरकार जब 2000 एक्ट में बनाए उसमें मैं बताता हूँ, उसमें जो जो इश्यूज है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 ये नए के एक्ट के अंदर आया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 ये नए एक्ट के अंदर आया, ये हमने लाया, कांग्रेस सरकार लाया। ये एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 ये नए के अंदर है। द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एक्शन एक्ट 1982 ये भी है। द सार्क कन्वेंशन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 1993 ये भी नए के अंदर है। द सप्रेशन ऑफ unlawful act against safety of maritime navigation and fixed platforms of Continental Shelf Act 2002 ये भी है। The Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems Prohibition Unlawful Activities Act 2005 ऐसे waging war against India against country इसमें भी है। ऐसे बहुत कुछ इस पहले से है, हम उसको और एक्टिव करना, आपका सरकार के समय पे ठीक तरीके से काम नहीं हुआ है, उसको हम थोड़ा अमेंडमेंट के साथ ठीक तरीके से एनआईए को काम करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, ये अभी कोर्ट का भी बात किया है, इसमें जो विदेशों के बारे में बोलते हो और दो तीन है और एक्ट है जी, वो बताता हूँ। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर दी suppression of terrorism, terrorist bombing also provides for extraterritorial jurisdiction. International Act है। The suppression of unlawful acts against safety of maritime navigation and fixed platforms of Continental Act 2002. इसके अंदर भी हम विदेशों के साथ समझौता करते हैं, समय समय पर जो भी इंसिडेंट होते हैं देश के साथ बात कर सकते हैं। जो भी देश है आज टेररिज्म कोई सपोर्ट नहीं करते। कुछ लोग बोले टेररिज्म के बारे में हिंदू मुस्लिम का, आदरणीय डीएम के सांसद राजा जी बोले हिंदुओं को, टेररिज्म को कोई मजहब नहीं है, टेररिज्म को कोई रिलीजन नहीं है, टेररिज्म को कोई कास्ट नहीं है, टेररिज्म को कोई रीजन नहीं है। टेररिज्म है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये टेररिज्म कोई जेंडर भी नहीं है। इसीलिए टेररिज्म के खिलाफ लड़ना सारी दुनिया का जिम्मेदारी है, संसद का जिम्मेदारी है, राजनीतिक पार्टी का जिम्मेदारी है, हमारा सरकार का जिम्मेदारी है, क्योंकि हम चौकीदार का सरकार है। ये चौकीदार देश की रक्षा करने के लिए आगे रहेंगे हमारा सरकार। अध्यक्ष जी, अभी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बात किया है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, उसके स्टेट टेरिटोरी में होते हैं, इसमें ये नहीं आते नहीं। जो इंटर स्टेट का इश्यूज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके
बातचीत करके हम उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इश्यू लेते हैं। इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इंटरस्टेट हो इंटरनेशनल भी हो, इस विषय पर हमारे एनआईए को इसमें अधिकार दिया गया। दूसरा, हमारा स्टेट को ना बताते हुए आते हैं, एनआईए ने रेगुलरली जो भी केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जो आतंकवाद का गतिविधि जिस स्टेट में हुआ है, उस स्टेट चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखते हैं, उस स्टेट के डीजीपी को चिट्ठी लिखते हैं, उस स्टेट के इंटेलिजेंस चीफ को चिट्ठी लिखते हैं, आपके पास इसके विषय पहले दीजिए, उसके बाद हम भी आना चाहते हैं। वैसा बातचीत करके अंडरस्टैंडिंग के साथ वो स्टेट में जाके एनआईए आतंकवाद के विषय पर इन्वेस्टिगेशन करते, ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग चल रहा है। आप लोगों को मालूम नहीं है, आपका जो जितने भी डीजीपी उनसे बात करो, कोई डीजीपी के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनआईए एक मिलजुल के काम करने वाला संस्था है, किसका शिकायत भी नहीं है अध्यक्ष जी। और केसेस के बारे में बोले 90% कैसा है, जो अभी तक 272 केसेस एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, 272 केसेस एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किए हैं। उसमें 51 केसेस का कोर्ट जजमेंट दिया गया, 51 केसेस में। वो 51 केसेस में 46 केसेस में कन्विक्ट हो गया, 46 केसेस, ये 90% बोला मैं। सुप्रिया जी, आदरणीय सुप्रिया जी बात की है, इसमें जो जजमेंट हुआ है उसमें 90% लोगों को कन्विक्शन हुआ, ऐसा मैं आप बता चुका हूँ। और दूसरा, इसमें जो चार्जशीट 272 केसेस में एनआईए का काम किया है, 272 केसेस में लगभग 199 केसेस में चार्जशीट दाखिल किया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स में, स्टेट पुलिस में बहुत अलग अलग केसेस रहते हैं, उसमें ठीक तरीके से काम नहीं होता। इसीलिए आप एनआईए कांग्रेस सरकार ही लाया है, इसलिए वो काम और आगे और मजबूत देना चाहते हैं, और इसलिए कन्विक्शन रेट इससे 90% ये बता चुका हूँ मैं। दूसरा, मालेगांव केस का भी कुछ उठाए गए, स्पेशल पीपी रोहिणी जी का स्टेटमेंट भी दिया है। SLP पेंडिंग इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सिंस मैटर इज सच सब जुडिस, वी वॉन्ट बी प्रोब इन कमेंट एंड दी इस इश्यू पे बताए। और दूसरा, ये जजेस के बारे में बात किया है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई that appointment of judges of NIA special court will be continue to be done by Chief Justice of High Court concerned as a being done by now। ऐसा अब जैसा हो रहे फ्यूचर में भी ऐसी होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। Proposed amendments are for simplification and avoid delay, as our government wants to make sure that terrorists are punished quickly in accordance with legal provisions. The amendment will result the speedy investigation and prosecution that improves NIA's performance। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट का इश्यूज पे वो कोर्ट क्या करते हैं, वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जो एक्ट है उसके अंदर उस केसेस को प्रोसिक्यूट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो अपना एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर जितने भी केसेस हो सकते हैं, उस केसेस के ऊपर स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करके स्टेट गवर्नमेंट भी वो केसेस भी स्पीड अप करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार देने का काम है। वो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्पेशल कोर्ट्स है, हम उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और एनआईए कोई लेना देना नहीं है, अधिकार दे रहे हो। और दूसरा, ये अपना एक ही देश में नहीं है, अभी फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, दुनिया उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके अंदर उनके साथ बहुत देशों के साथ समझौता है, हमारा जैसा ही। जैसा वो आ सकते तो इधर इंडिया भी आ सकते हैं, अपने बातचीत करके आ सकते हैं। हम भी ऐसा जाके तुरंत फ्लाइट से उतर के जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उससे पहले हमारा एम्बेसडर जाते हैं, उस देश से बात करते हैं, केस क्या हुआ, तुरंत जाते हैं बात। आप सब लोगों को मालूम है, बुद्धिजीवी है सब लोग, इसीलिए वैसा एक सिस्टम है, सब देशों के साथ बातचीत करके उनका अनुमति से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशन लेवल पे एग्रीमेंट हुआ है। ये टेररिज्म के विषय पर एक देश का समस्या नहीं है, एक ग्लोबल इश्यू है। इसके लिए सभी देशों के अंदर एग्रीमेंट्स है, वो एग्रीमेंट्स के अंतर्गत जो काम होगा। और दूसरे, हमारे राजा साहब भी
मैं जवाब दिया हूँ। कर्नाटक के बारे में, दावलकर के बारे में, कालबर के बारे में भी बात किया है। उधर कांग्रेस पार्टी सरकार है। हम भी चाहते हैं कोई व्यक्ति का देश में आतंकवाद के कारण हत्या नहीं होना चाहिए, हत्या नहीं होना चाहिए। अभी मैं सबसे पहले मैं रवनीत सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा बात किया है, क्योंकि उनको दिल को मालूम है, उनका दुख होता है। एक व्यक्ति जो हमारा सेना काम करते हैं, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, हमारा पुलिस के लोग, आम जनता, एक टेररिस्ट के कारण एक आदमी का हत्या बलिदान हो गए तो उतना परिवार कितना दुखी है, ये आज ये रवनीत सिंह जी का मालूम पड़ते हैं। सभी लोग समझना चाहिए, ये इसमें राजनीति नहीं है, कोई मजहब के संबंध नहीं है, इसीलिए ये काम होना चाहिए। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान का नहीं तो इजराइल का बात किया है असदुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, नहीं इजराइल का बात किया, इजराइल का बात किया, इजराइल का बात किया, इजराइल का बात किया। हमारा इजराइल भी हो ले, नहीं तो दूसरा कंट्री हो, हमारे लिए एक ही है, ये हमारा एक ही है हमारे लिए। और मैं बताना चाहता हूँ, हम हिंदू मुस्लिम के विषय पर, इस आतंकवाद के विषय पर हमारा कोई नहीं, आपका बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ। No, Mr. Owaisi, you have to listen now. Now, what is this? He doesn't want to listen. वो सुनना नहीं चाहता है, सुनना की क्षमता रखना चाहिए। नहीं, सुनो, हमारे लिए पाकिस्तान हो, पालिस्तीना हो, हमारे लिए, हमारे सरकार के लिए पाकिस्तान हो, पाकिस्तान हो। माननीय सदस्य, आप उनका जवाब मत दीजिए। आप सुनो अध्यक्ष जी, हमारे लिए पालिस्तीना हो, इजराइल में हो, हम दोनों देशों से दोस्ताना करते हैं, दोनों देशों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, हमारा कोई नहीं है। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज, मैंने आपको माननीय सदस्य मौका दिया, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। केवल माननीय गृह राज्य मंत्री जी का अंकित हो, किसी का अंकित नहीं होगा। इनका कोई गाना, आप जवाब मत दीजिए, सक्षम है गृह मंत्री जी। इनका ये हमारा को कोई सिखाने का जरूरत नहीं है। हमारा सरकार को, हमारा सरकार इस भारत का 130 करोड़ जनता का रक्षा करने का जिम्मेदारी जनता हमारे को दिया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हमारे लिए एक ही है। हम बताएं, आप किसका सिखाने? इस देश में हिंदुओं को, हिंदू भगवानों को, राम को 15 मिनट पुलिस को हटाओ, इस भारत के 130 हिंदुओं का काम मैं देखूंगा, ऐसा बोलने वाला का स्टोरी हमारे को सिखाने का जरूरत नहीं है, हमारे को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं बोलते, उनका स्टोरी हमारा सिखाने को नहीं है, ये संसद में बोलने का कोई जरूरी नहीं है। हिंदुओं को 15 मिनट पुलिस को हटाओ, हम इस देश का, हिंदुस्तान को, हिंदुओं को देखेंगे। अध्यक्ष जी, मैं हमारा होम मिनिस्टर साहब को परसों बताए, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकने का जिम्मेदारी हमारा सरकार लेंगे आने वाले दिन में। हमें पहला बताओ, हमारा चौकीदार, इस देश के नाते हम चौकीदार के नाते जीत के आए, देश का सेवा करने के लिए, देश का रक्षा करने के लिए चौकीदार के साथ काम करेंगे हम। इसलिए मैं सभी सांसद से बोलता हूँ, राजनीति से उठकर, ये हमें राजनीति से उठकर, ये राजनीति का संबंधित नहीं है, ये देश का संबंधित विषय है, ये देश के आतंकवाद का विषय है, देश का रक्षा का विषय है। इसलिए मैं जितने भी सुझाव दिया है, अच्छे सुझाव भी दिए हैं, हम उसका वो जो सुझाव को मन में रखेंगे, आने वाले दिन में वो सुझाव के आधार पर जो अच्छा सुझाव दिया है देश के हित के लिए, आतंकवाद के खिलाफ के लिए, कुछ सदस्य बोले NIA का और स्ट्रेंथन करना, उनका स्टाफ भी बढ़ाना, उसको स्ट्रेंथन करना जरूर मैं मानता हूँ, जो भी हम भी सोच रहे, क्योंकि अलग अलग इश्यूज जोड़ रहे, उसके लिए आने वाले दिन में NIA को एक शक्तिशाली, एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एजेंसी हम बनाना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोग इसमें बिल्कुल समर्थन करिए। हम इस मजहब के संबंध नहीं है, राजनीति संबंध नहीं है, मिलजुल कर, क्योंकि मैं पहला बता चुका हूँ, इस देश में मुख्यमंत्री भी आतंकवाद के कारण बलिदान देना पड़ा, प्रधानमंत्री भी आतंकवाद के कारण बलिदान करा, माजी प्रधानमंत्री भी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी आतंकवाद के बलिदान देना पड़ा। अभी पुलवामा में 40 लोग हमारे पैरामिलिट्री के CRP का जवान बलिदान देना पड़ा, क्योंकि उनका परिवार वो गरीब होगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया होगा, उन्होंने काम पे देश का करने के लिए,
देश का सेवा करने के लिए, मगर वो एक व्यक्ति है, उनका परिवार है, उनका बच्चे हैं, उनका माँ है, उनका पिता है। इसीलिए आतंकवाद को किसी तरह अपन इस देश में आने वाले दिन में खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे, सब मिलजुल के। जय हिंद। श्री हसनैन मसूदी जी, अब सब हाथ खड़े मत करो माननीय सदस्य, मैंने जिनको दिए एक प्रश्न पहले उनको, पहले माननीय सदस्य। Honorable Speaker, sir, it is nobody's case that a problem should not be addressed. Our concern is that the mechanism evolved and sought to be employed must be in tune with the Constitution. And we say that NIA, the Parent Act, is not in conformity with the Constitution. It offends the Constitution and it offends the supreme mandate of Part 3 of the Constitution. Now, what is the supreme mandate of Article 21? See, it is said that had there been only Article 21, that would suffice in absence of even Part 3 of the Constitution. Article 21 guarantees right to life and personal liberty. Personal liberty is so multidimensional. Article 21 provides that nobody should be deprived of his life and personal liberty except in accordance with procedure established in the law. And what does Supreme Court say? Supreme Court says that the procedure should be just, fair, and reasonable. And when we say just, fair, and reasonable, it is at all the three stages: investigation, trial, as well as sentence. Article 21, one of the dimensions of Article 21 is access to justice. Now let us see law in action. Sir, in Jammu and Kashmir, we don't have, it is unbridled power of the central government to have a court now designated. Previously, it was constituted at any place they like, irrespective of where a case is registered. Now take the illustration of Jammu and Kashmir. We don't have an NIA court designated, appointed in Kashmir. Now see, sir, people from far-flung areas, from Nobra, from Zanskar, from Titwal, have to come all the way to Jammu with a simple application. Isn't it denial of access to justice? Is the law in tune with the Constitution, mandate of Constitution? Is law in conformity with what has been laid down by the Supreme Court? See, this is the Parent Act. So it was so vividly and so objectively put forth by Honorable Member Manish Tiwari ji, all dimensions of it. Now, conflict of jurisdiction. See, in case of state of Jammu and Kashmir, we don't have a state list. Honorable member referred to conflict between state list and the union list. But in our case, there is no state list. Whatever powers we have given to the center, all other powers are retained by the state. So, in case of Jammu and Kashmir, there is an added reason not to have the act applied in Jammu and Kashmir. No, just two sentences. Now, sir, let us come to the proposed amendment. Let us come to the proposed amendment. First is that setting up a court so that we have access to justice to people who are just suspected to be involved in any activity. That is a real problem. See, people are exposed to great inconvenience in Jammu and Kashmir because the court is not set up. Where will they go? Second is that let us come to the proposed amendment. Sir, there can be no disagreement. Government can go for extraterritorial jurisdiction investigation, but whether that will bear any fruit, whether that will have any kind of, in real terms, any kind of benefit, that is to be seen. माननीय सदस्य, आप तो कोई Second is that they say that in consultation with Chief Justice, now designate. So again, the administration of subordinate Chief Justice with the High Court. It is Chief Justice and the judges. You cannot see. कोई क्लेरिफिकेशन करना है तो कर लीजिए. First is about the court to be set up in. कल्याण वर्ण जी, मैं पहले माननीय सदस्य सबको आग्रह कर दूं. मैं किसी की घंटी बजाऊं या ठोकूं. Second is that you are depriving High Court of विषय पे क्लेरिफिकेशन मांगना है तो मांग ले. भाषण नहीं पूरा. Please. The Honorable Speaker said, the Honorable Minister of State has stated that it's a global problem and all countries have entered into the settlement or signed the agreement. Now, I want a clarification whether the Pakistan has signed that settlement or agreement
giving that the NIA can enter into the Pakistan and make an investigation in accordance with the provisions of the NIA Act or not? That's my question. श्री सतपाल सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय अपने होम मिनिस्टर अपने कृषि अपने गृह राज्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में एक भी ऐसा कानून है जिसका आज तक दुरुपयोग नहीं हुआ? क्या अगर कोई केस जो है किसी कानून के तहत अगर कोई निर्दोष छूटा है, क्या वो कानून की कमजोरी के कारण छूटा है, इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स की कमी के कारण छूटा है, या कोर्ट में दूसरे प्रोसिक्यूटर के कारण छूटा? श्री मनीष तिवारी जी, एक क्लेरिफिकेशन, एक बस। महोदय दूसरा पूछेंगे मैं टोक दूंगा। दूसरा मिनट नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, माइक ऑन हो जाए। एक क्लेरिफिकेशन मैं जैसे कल्याण बनर्जी ने पूछा क्लेरिफिकेशन, वैसे क्लेरिफिकेशन। बिल्कुल क्लैरिफिकेशन पूछूंगा अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गृह मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने अपने वक्तव्य के दौरान भी वो बात कही थी। देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो को गृह मंत्री जी गुवाहाटी हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने अवैध ठहराया था। पता नहीं वो फैसला आपके संज्ञान में है कि नहीं, पर उस फैसले को आप अपने संज्ञान में ले लीजिए। 6 वर्ष हो गए वो मामला एक संवैधानिक खंडपीठ के पास लंबित है। क्या आप अपने अटॉर्नी जनरल से ये कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय में जाकर कोर्ट से ये कहे कि इस मामले की सुनवाई करके इसका फैसला कर दे? ये बात तय हो जाए कि सीबीआई लीगल ऑर्गेनाइजेशन है कि इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ मेरा इतना आपसे स्पष्टीकरण है। माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट। अच्छा, सदन में डिबेट हो रही है, अच्छी चर्चा हो रही है, सबको बोलना है। पीपी चौधरी जी, विद्वान अधिवक्ता। Sir, the object of the Act bill is the speedy investigation and prosecution. This is a very, very well drafted and it is a need of the hour. But I would like to ask this one clarification on the issue that because this Act provides so many enactments under which the crime is committed and NIA can investigate it. But parallel agencies are so many in our country. 4 enforcement agencies are there. So according to me, why we don't have, if we want speedy investigation, then why we should not pool the so many evidences and the manpower? So there should be a joint investigation council. So the evidence of different agencies, so it will be it should not be a pool. So we can have a joint investigation council for that. So actually I have only just one question. Under the bill, the minister is designating existing sessions courts to double up as special courts. The question I have, sir, is, are the designated courts continuing to deal with their other cases they've been dealing with? In which case, are you not just adding to the clogging of the judicial system, which already has such a huge backlog? Should you not have special courts for terrorists rather than designating sessions courts? That was in the old law. You have now changed the law. Please अधीर रंजन जी, आपका बहुत भाषण होता है। नहीं, छोटा सा। हाँ। मंत्री जी उनकी जवाब में कहा कि 272 एनआई चार्जशीट किए हैं, 199 चार्जशीट किए हैं आउट ऑफ 272 केसेस। 51 केस में अवार्ड हो चुके हैं, 46 कन्विक्शन हुए हैं, 90% कन्विक्शन। ठीक है, अच्छा ये है, लेकिन ये कितने समय लगे हैं, ये टाइम स्पेंड क्या है, और अगले दिन क्या कोई टाइम फ्रेम बनाएंगे कि एक केस इन्वेस्टिगेशन से अवार्ड तक कोई टाइम फ्रेम की आप सोच रहे हैं? दूसरी बात, बंगाल में, सर एक मिनट, बंगाल में आज तक कितने केस है जो एनआईए में शामिल हुए हैं, और खागराघाट एक्सप्लोजन की नतीजा क्या है? बंगाल में कराना चाहते हैं ना। Honorable Speaker, sir, the whole act deals with terrorism, and terrorism has not been defined as the amendment that is being affected today relates to United Nations organization which has suggested certain provisions to be made. I would like to understand that it is a collective responsibility of the government. I would like to understand from the government what steps have been taken at the United Nations level, because that is India's point of view. We should always put forth our point of view in different other international forums, that to define terrorism. Sometimes the terrorism, yes, you were there as Under Secretary.
to define terrorism, because in West Bengal, terrorism is defined in a different way. In Uttar Pradesh, terrorism is defined in another way. Srimati Supriya Sule ji. Pointed question. In the reply, the Honorable Minister of State of Home said that you had an issue with Kalburgi ji and Gauri Lankesh because it is a Congress government. In my state, Dabholkar ji and Pansare ji, आप उनको कब न्याय देंगे? यहाँ भी आपकी सरकार है और महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है. असाउद्दीन ओवैसी, क्लेरिफिकेशन 1. मैं बिल्कुल सर, मैं आपका प्रोटेक्शन चाह रहा हूं सर. मैं आपका प्रोटेक्शन चाह रहा हूं. ये नहीं देंगे प्रोटेक्शन, मुझे मालूम है. मैं आपका प्रोटेक्शन चाह रहा हूं. सर देखिए इनको देखते ही कुछ आता है. सर मैं आपके जरिए से हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि ये टेररिस्ट केसेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विटनेसेस हॉस्टाइल होते. क्या आपकी सरकार विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करेगी? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्टैट्यूट साइन करेगी? क्या हैदराबाद, मक्का मस्जिद, अजमेर समझौता में अपील क्यों नहीं कर रहे? क्यों डर रहे आप? किसको बचा रहे हैं आप? माननीय गृह मंत्री. माननीय अध्यक्ष जी, हसनान साहब के से थोड़ा सब सदस्यों ने एक के बाद एक कुछ प्रश्न खड़े किए हैं. कुछ एनआईए के संस्था के बारे में है, कुछ एक्ट के बारे में है, कुछ दायरे के बाहर भी है. हसनान साहब ने पर्सनल लिबर्टी और उनके अधिकारों का आर्टिकल 21 का दुहाई दिया और कहा कि बहुत दूर जाना पड़ता है. हसनान साहब, जब डेजिग्नेटेड कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट होती है, हर एक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर एक ही होती है और ये रेयर टाइप के गुनाह होते हैं. टेररिज्म के गुनाह हर घर में हो ऐसा ना हम चाहते हैं, ना होने देंगे, तो वो कम ही होते हैं. इसलिए एक राज्य में एक ही कोर्ट होती है. और आपको पर्सनल लिबर्टी की इतनी चिंता है, जो लोग टेररिज्म के अंदर मारे जाते हैं उनकी विधवाओं और बच्चों की चिंता नहीं है क्या? हमें उसकी भी चिंता है. और जहां तक सुविधा का सवाल है, असुविधा का सवाल है, ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है. हर राज्य के अंदर एक कोर्ट बना है. मानो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में बना है, तो कच्छ से कोई पकड़ा जाएगा तो उसको अहमदाबाद आना पड़ेगा. केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में बनेगा तो पूरे केरल से वो लोग वहां आएंगे. इसको कश्मीर के साथ अन्याय कर खड़ा मत करिए. ये कश्मीर की जनता अब जान चुकी है. ये इस प्रकार का प्रचार अब चलने वाला नहीं है. इसलिए मेहरबानी करके इसके बाहर निकलिए. कल्याण बनर्जी ने पूछा कि, माननीय सदस्य जी ने पूछा कि भाई पाकिस्तान इसके अंदर समाहित होगा या नहीं होगा. वैसे तो सार्क का एग्रीमेंट है, पाकिस्तान ने साइन नहीं किया है, मगर पाकिस्तान अगर इसमें समाहित नहीं होता है तो एनआईए के अलावे भी बहुत सारे रास्ते हैं. सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, वहाँ पर भी हम टेररिज्म पर स्ट्राइक करेंगे. आप चिंता मत करिए. मगर जिन जिन देश में हमें परमिशन है उनको छोड़ दे. क्या पाकिस्तान का नहीं आता है? मैं समझाता हूँ. अब बहस नहीं कर सकते ना, मेरा जवाब समझिए. मानो कोई पाक प्रेरित आतंकवादी ने ही अमेरिका के दूतावास पर हमला किया और हमारे लोग मारे गए, तो हमें केस चलाना है या नहीं चलाना है? क्योंकि पाकिस्तान साइन नहीं करता है पूरी दुनिया को छोड़ दे. ये क्या बहस हुई? उसको भी दुनिया के दबाव में एक न एक दिन ये ट्रीटी को साइन करना ही पड़ेगा. उस दिन ये केस, ये एक्ट वहां पर अप्लाई होगा, और नहीं करेगा तो उसको टैकल करने के और रास्ते हमारे हैं. मनीष जी ने कहा सीबीआई अवैध है. मनीष जी, अगर सीबीआई अवैध होती, साच अर्थ में अभी लंबी थे मामले, कोई फाइनल जजमेंट किसी का आया नहीं है. मगर अवैध होती तो सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का ही होता, क्योंकि जितना मिसयूज सीबीआई का कांग्रेस ने करा है शायद इतना किसी ने नहीं करा. पीपी चौधरी साहब ने पैरेलल एजेंसी का कहा. केस को जब एक बार एनआईए पिकअप करती है तो इसके अंदर कोई स्टेट एजेंसी का दखल नहीं रहता है. ये स्टेट एजेंसियों को और एनआईए के पास राज्य की एजेंसियों का
और विषय के निष्णातों का, इसके एक्सपर्ट की सहायता हायर करने का भी इसके अंदर प्रावधान है। इसलिए जो जांच होती है फुल प्रूफ होती है। शशि थरूर जी ने पूछा कि भाई डेजिग्नेटेड कोर्ट अगर दूसरे केस लेगी, कोई दूसरे केस नहीं लेगी। डेजिग्नेटेड कोर्ट एक केवल और केवल एनआईए के केस लेगी, इसलिए केस जल्दी चलेंगे। ये प्रावधान माननीय सदस्य जी हम इसलिए लाए हैं कि कभी कभार जज रिटायर्ड कर जाते हैं, कभी कभार जज का ट्रांसफर हो जाता है, कभी कभार प्रमोशन हो जाता है, तो एक कोर्ट काफ़ी लंबे अरसे तक खाली रहती है। डेजिग्नेटेड कोर्ट करने का मतलब है उसका चार्ज जिसके पास जाएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देंगे, वो ऑटोमेटिकली एनआईए कोर्ट का जज बन जाएगा, उसके पास से बाकी के केस ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो ये स्पष्टता है। अधीर रंजन जी ने टाइम फ्रेम की बात करी। अधीर रंजन जी, बात आपकी सही है, मगर हम कानून के राज में जीते हैं। हम एक किसी को पकड़ेंगे, केस रजिस्टर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कर चालान करेंगे, चालान को कोई हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा, प्रोसीडिंग होगी, इसको भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बाद में कॉसिंग पिटीशन फाइल करेगा, उस पर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो टाइम फ्रेम सिर्फ डेजिग्नेटेड कोर्ट करने से तय नहीं किया जा सकता, ये लीगल प्रोसीडिंग्स है और किसी के भी कानूनी अधिकार को कोई एक्ट से हम रोक नहीं सकते। इसलिए जो देरी हो रही है, इसमें हमारे संविधान की जो खूबसूरती है कि भाई हर एक को अपना बचाव करने का अधिकार मिलना चाहिए, इसके कारण हो रही है। मैं मानता हूँ फिर भी एनआईए के केसों के अंदर बहुत जल्दी परिणाम आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं और दुनिया भर की एजेंसियों में 90% का सक्सेस रेशियो एक रिकॉर्ड है, वो इस सदन ने इसको करना चाहिए। ओवैसी साहब ने कहा विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ओवैसी साहब, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम हमारी सरकार के अमल में ही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सभी राज्य सरकार और सभी केंद्र सरकार की एजेंसियां इसका पालन करती है। जहां तक आपने बात करा अपील का और वो किसने करा, वो कहा, अपील माननीय अध्यक्ष जी कभी एजेंसी तय नहीं करती है। एजेंसी लॉ ऑफिसर का ओपिनियन मांगती है, एजेंसी लॉ ऑफिसर के ओपिनियन के आधार पर आगे बढ़ती है। अब एजेंसी अगर लॉ ऑफिसर को प्रभावित करने लगी तो फिर आप लोग ही कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग होनी चाहिए, दोनों को हम एक कैसे कर दे। और वही साहब तो इससे आगे सरकार, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्रोसिक्यूशन एजेंसी, ये सब एक कर देते हैं, जैसे सरकारी सब करते हैं। वही साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून से चलती है, इन्वेस्टिगेशन करने वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्रोसिक्यूशन वाले प्रोसिक्यूशन करते हैं और जजमेंट देने वाले जजमेंट देते हैं। जहाँ तक उन्होंने कहा कि ये किसने करा, ये किसने करा, ये किसने करा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। कई बार साहब इस प्रकार के ऑकवर्ड उदाहरण खड़े हो जाते हैं। समझौता ब्लास्ट हुआ, समझौता ब्लास्ट में कुछ लोगों को पकड़ा गया। न केवल भारत, सीबीआई, अमेरिकन एजेंसियों ने भी कहा कि इन्होंने समझौता ब्लास्ट करा। यूपीए सरकार ने समझौता ब्लास्ट में यू टर्न ली कि इन्होंने नहीं, इन्होंने किया था। जिनको पहले पकड़ा गया था उनको छोड़ दिया गया, दूसरे लोगों को पकड़ा गया, वो छूट गए। अब मैं क्या पूछ सकता हूँ ओवैसी साहब और यूपीए सरकार को कि भाई वो छूट गए जो पहले जिन्होंने समझौता ब्लास्ट करा था, वो कैसे छूट गए, क्यों छूट गए, किसके कारण छूट गए? नहीं तो उस वक्त करेंगे, उसमें नहीं जरूर करेंगे। ओवैसी साहब, आपकी इच्छा पूरी करेंगे, आपकी ये इच्छा भी हम पूरी कर देंगे, आप चिंता मत करिए। परंतु ये सवाल आपने यूपीए सरकार को क्यों नहीं पूछा कि जो आरोपी है उनको छोड़कर निर्दोषों को क्यों फंसाया जा रहा है? उस वक्त पूछना चाहिए था आपको। मैं माननीय अध्यक्ष जी यहाँ से ओवैसी साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, किसी के भी खिलाफ उंगली करते हैं तो एक उंगली उसके खिलाफ होती है, 4 अपने खिलाफ आ जाते हैं, ये हमेशा जरा ध्यान रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रिया सुले जी ने कहा कि महाराष्ट्र में
भाजपा सरकार है वो क्या करेगी। ना तो कलबुर्गी जी का केस यहाँ पर है, ना सुप्रिया सुले जी ने जो कहा, ये कोई केस एनआईए के दायरे में नहीं है। फिर भी हमने इसलिए कहा था कि श्री राजा जी ने, माननीय सदस्य ने, इसको राइट विंग टेररिज्म कर शब्द प्रयोग किया। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूंगा, टेररिज्म ना राइट होता है ना लेफ्ट होता है, टेररिज्म होता है। और सब ने इस टेररिज्म को मक्कमता के साथ जवाब देने के लिए तैयार होने लगे। और ये इसलिए मैंने हमारे MOS साहब ने कहा कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि ये आरोप लगा था, राइट विंग टेररिज्म का आरोप लगा था, इसलिए इसकी स्पष्टता करी। हाँ, महाराष्ट्र में सरकार हमारी ही है, फिर से बनने वाली है, और जिन्होंने किया है इसको जरूर सजा मिलेगी। आप आश्वस्त रहिए, इतना ही मैं कहना चाहती हूँ।